is gone, wealth is gone, something has gone, health has gone, everything has gone. तो दर्शकों, आज जो है हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इसी चीज को समझेंगे कि स्वास्थ्य संबंधी कितनी सावधानियां और किस तरह से सावधानियां रखनी चाहिए तथा हमें निवेश में कौन कौन सी सावधानियां रख करके जो है निवेश करना चाहिए। इन सब बातों को विस्तार से बताने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे बीच पधारे हैं विश्वनाथ चतुर्वेदी जी, जो रिटायर्ड बैंकर हैं। आपका स्वागत है सर। और साथ ही हमारे साथ जो है पुनीत सक्सेना जी पधारे हैं, जो कि बीमा सलाहकार हैं और स्वास्थ्य संबंधी बीमा में ही इनका एक्सपर्टीज है। तो आप लोगों का कार्यक्रम में एक बार स्वागत करता हूं और साथ में हम चर्चा को बढ़ाते हैं। तो दर्शकों, तैयार हो जाइए अपने कॉपी और पेन को लेकर के हमसे प्रश्न पूछने के लिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0755-266-0049। तो दर्शकों, आप इस हमारे टोल फ्री नंबर पर और लैंडलाइन नंबर पर हमसे सीधे संपर्क करके प्रश्न पूछ सकते हैं और अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं जी। अब हम सबसे पहले जो है विश्वनाथ जी आपसे पूछना चाहेंगे कि निवेश करते समय एक निवेशक को कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। धन्यवाद। मैं अपने सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में। निवेश करना, इसको एक आपको मिशन की तरह लेना चाहिए। और जैसा इस प्रोग्राम का नाम निवेश है, मैं वहीं से बात चालू करना चाहूँगा। इस प्रोग्राम का नाम भी निवेश है, तो बचत और निवेश, इसमें क्या अंतर होता है। यदि आपने कुछ पैसे रखे हैं, आपके घर में रखे हैं, आपके पर्स में रखे हैं, आपके बॉक्स में रखे हैं, तो यह आपकी बचत कहलाएगी। यदि आपने इसको किसी बैंक में या फिक्स डिपॉजिट में या म्यूचुअल फंड में या और कहीं आपने इसको पैसे को निवेशित कर दिया है, तो वो निवेश कहलाएगा। दूसरा उदाहरण इसका देता हूँ। यदि आपके घर में, उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि आपने मान लीजिए 1 क्विंटल गेहूँ रखा है, आप इसको बचत कह सकते हैं। इसी गेहूँ को यदि आपने खेत में बो दिया है, तो वहाँ से कई गुना बढ़कर आपको मिलेगा और ये निवेश कहलाएगा। तो बचत और निवेश, ये दो इसमें थोड़ा सा अंतर है, वो समझ लीजिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब इस प्रोग्राम का नाम मुझे निवेश मिला। अब निवेश में क्या सावधानी रखना चाहिए। सबसे पहले तो सावधानी रखना है कि आपका पैसा सुरक्षित रहे। सिक्योरिटी, सेफ्टी चाहिए, SLR, सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिटर्न। ये 3 खास बिंदु है जिसमें कि हमें निवेश करते समय ध्यान देना होता है। तो आप ये देखिए, सबसे पहले आपका पैसा सुरक्षित रहे, उसके बाद लिक्विडिटी रहे कि आपको जब आवश्यकता है आपका पैसा मिल जाए, और उसके बाद में फिर आप रिटर्न पे जाइए। यहाँ लिक्विडिटी का बात यदि बन के, जैसे आपका भवन में आपने घर बनाया है, फ्लैट लिया है, घर बनाया है, उसमें आपका निवेश है, उसमें लिक्विडिटी है क्या? नहीं है। उसकी कीमत बढ़ती जाए, पर आपको ज़रूरत है कि मेरे को मान लीजिए 10 लाख की ज़रूरत है, तो क्या एक कमरा में बेच सकता हूँ, पैसे खड़े कर सकता हूँ? नहीं। तो ये सर कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो निवेश करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम आगे चलेंगे, हमारी थीम रहेगी कि आपको हम निवेश में सुरक्षित बनाए रखें और आपको रिटर्न्स भी ज़्यादा मिले और आपके लिक्विडिटी का भी ध्यान रखें। बड़े सरल शब्दों में आपने निवेश को और बड़े ही मतलब लेमैन उदाहरण के साथ जो है आपने बड़े अच्छे से समझा दिया कि निवेश क्या है। मेरा प्रश्न पुनीत जी अब आपसे होगा कि कई बार जो है हम निवेश तो कर लेते हैं, लेकिन इंश्योरेंस की उपयोगिता को हम अवॉइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि आप हमें इंश्योरेंस की उपयोगिता के बारे में बताएं। राइट सर, जैसे सर ने बताया अबाउट द निवेश के बारे में। हाँ, इंश्योरेंस जो है सर इज़ अ पार्ट ऑफ दैट निवेश ऑल्सो। मैं जब अपने पुराने, हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में देखा करते थे, या पहले हम लोगों का डिस्कस हुआ करता था अपने फोर फादर्स के बारे में, यहाँ हमारे जो पिताजी बोलते थे, जब भी वो अपना इन्वेस्टमेंट करते थे अपने फ्यूचर गोल्स को लेकर करते थे। उनके फ्यूचर गोल्स क्या हुआ करते थे? लाइक बच्चों की स्टडी, मकान बनाना है, हमें अपने किसी भी तरह के ऐसे एक्सपेंसेस जो कि हमने फ्यूचर के गोल के बारे में डिसाइड किया हुआ रहता था। ये फ्यूचर के गोल हमारे तभी सक्सेसफुल हो सकते थे जब वो जो अर्निंग पर्सन है, जो काम करने वाला व्यक्ति है, वो स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। अगर इन केस वह व्यक्ति जो कि आपके फ्यूचर को प्लान कर रहा है और उसी के साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है, घटित हो जाती है, तो जो उसका फ्यूचर प्लानिंग या फ्यूचर गोल है, दैट इज पूरे तरीके से वो अफेक्टेड हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अभी उन जो चीज़ों को बचाने के लिए 2 तरीके से चीज़ें स्टार्ट हुई थी, एक जीवन बीमा और एक स्वास्थ्य बीमा। क्या बात है। हाँ। जीवन बीमा का आपके पास यूज ये था कि इन केस वो व्यक्ति अगर नहीं रहता है तो
तो उसकी जो प्लानिंग है, उसके जो बच्चों की प्लानिंग है, उसकी जो फ्यूचर गोल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से पूरे हो सकेंगे। सेकंड चीज़ होता है कि वह व्यक्ति जो अर्निंग मेंबर है किसी कारणवश अस्वस्थ हो जाता है। अस्वस्थ होने पे जो उसके मेडिकल एक्सपेंसेस लगने वाले हैं तो वो कहाँ से कंप्लीट करता? आइदर वो कंप्लीट करेगा वही सेविंग से जो उसने फ्यूचर गोल्स के लिए रखी हुई थी। हाँ, वो भी निवेश भी इफेक्टेड हो जाएगा, उसका निवेश इफेक्ट हो जाएगा, उसकी जो फ्यूचर प्लान्स हैं वही करेगा वो। अभी हम लोगों के पास क्या होता था, लाइक सेविंग्स करने के लिए एफडी करते थे पहले, या उसके जो भी अपनी जो कैश लिक्विडिटी की जो उसकी सेविंग होती थी, बट वही खराब हो जाती थी किसी तरह केवल वो बीमारी में या पूरे किसी भी तरह खर्चे के जो होते थे वहाँ पे यूज हो जाते थे, तो उसके जो फ्यूचर गोल थे वो इफेक्ट होते थे। तो दैट इज वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आया हमारे स्वास्थ्य बीमा का और लाइफ इंश्योरेंस का। बहुत अच्छी बात कि मतलब अगर जीवन बीमा हमने करा लिया है तो कम से कम हम अपने बाद भी अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। और स्वास्थ्य बीमा ले लिया है तो ये तय हो गया कि जो हम कई बार हॉस्पिटल के खर्चे इतने महंगे हो गए हैं कि अफोर्ड कर पाना एक व्यक्ति के लिए जो है काफ़ी फाइनेंशियल क्षति देता है। राइट सर, अगर समय समय पर आप देखें आज के टाइम पे जो मेडिकल इन्फ्लेशन है दैट इज इंक्रीज बाय एवरी ईयर 11% टू 14%। और बताइए 11% से 14% से मतलब के बीच में बढ़ता जो है आपका जो मेडिकल इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज हो रहा है। यानी कि फॉर एन एग्जांपल आज से 5 साल पहले अगर कोई हार्ट की सर्जरी 2 लाख या 3 लाख में हो रही थी, करंट टाइम पे वो 5 लाख 7 लाख की है, और आने वाले टाइम में दैट विल बी इंक्रीज। अगर उसको हम प्रतिवर्ष के दर से भी देखें तो 5 लाख अगर पिछले साल लग रहा था तो इस साल कम से कम वो 5.5 से 5.25 लाख के बीच में खर्च होगा। और अगर हमारा इन्वेस्टमेंट, अब बात आती है सर आपके पास विश्वनाथ जी, क्योंकि जैसे सर ने बताया है कि अगर मेडिकल इन्फ्लेशन देखें तो वो 11% से लेके 15% तक जाती है, एक मोटा माटी अगर अपन समझे। तो अब ऐसे कौन से निवेश के ऑप्शंस होंगे जहां पर इस तरह का इसको डिफीट करता हुआ रिटर्न हमें मिल सके? अब बात वो आती है, और अब आपके एक्सपर्टीज हमें इस तरह से चाहिए कि हम अपने निवेश को किस तरह से प्लान करें कि ये मेडिकल, एजुकेशन और बेसिक नेसेसरी में जो खर्चे, नेसेसिटी में जो हमारे खर्चे होने वाले हैं, उस इन्फ्लेशन को हम डिफीट कर सकें। थैंक यू अतुल जी। ये जो प्रश्न आपने पूछा है जी, ये मेरे मन में भी कई बार आता है और हर एक निवेशक के मन में आता है। आना चाहिए, और आना भी चाहिए, आना भी चाहिए और कई लोग ये सवाल पूछते हैं। देखिए, हमारे पास निवेश का जो सबसे पहले जो सामने आता है निवेश के नाम पे, पैसे जमा करने नाम पे बैंकिंग ही आता है जी, कि हम बैंक में जमा करें। उसके बाद म्यूचुअल फंड का नंबर आता है। हम सोचते हैं जब बैंक का बाद में हमारा ध्यान जाता है कि म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं। जी जी। तो मैं यहाँ से चालू करूँगा कि म्यूचुअल फंड में निवेश क्यों न करें, क्या दिक्कत है, मैं यहाँ से चालू करूँगा। वेरी गुड। तो आपने देखा होगा फिल्मों में, खासतौर से पुरानी फिल्मों में एक लव ट्रायंगल हुआ करता था और उसमें एक डायलॉग आता था कि आखिर मेरे में क्या कमी है। तो आज बैंकिंग भी ये पूछ रहा है कि मेरे में क्या कमी है, जो बिकॉज यू आर लुकिंग बियॉन्ड द बैंकिंग, आपको जरूरत क्या है। आप देखिए सर, बैंकिंग में आपको यदि व्यवसाय करते हैं, करेंट अकाउंट आपके पास है जिसके थ्रू आप लेन देन कर सकते हैं। आपकी छोटी मोटी बचत के लिए आपके पास बचत खाता है, सेविंग्स बैंक अकाउंट है। आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है तो 15 दिन से लेकर 10 साल तक के इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना है। और ये फिक्स डिपॉजिट में समय के हिसाब से आपका ब्याज बढ़ता जाता है। फिर यहाँ आपको रिटर्न की गारंटी है, आपको जो लिख के देंगे कि 10 साल तक इतना रिटर्न देंगे, आपको उतना रिटर्न मिलने वाला है। फिर इसमें लिक्विडिटी है, आपको जिस दिन, अभी तो ऑनलाइन हो गया, तो जिस क्षण आपको पैसा चाहिए उस क्षण उसी क्षण आपको पैसा मिलेगा जी। इतने सब इसके अंदर आपको वो मिला है। फिर आप सेविंग्स बैंक में एक सेविंग्स प्लस के नाम से और इससे सिमिलर नाम से हर एक बैंक का एक प्रोडक्ट है जिसमें आप अपने सेविंग बैंक में थ्रेशोल्ड लिमिट देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रहेगा 25,000 से ऊपर मेरा जो भी पैसा उसका फिक्स डिपॉजिट बना दीजिए। तो जब भी आपका बैलेंस 25,000 से ऊपर जाएगा वो ऑटोमेटिक सिस्टम उसको फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट कर देगा और उस पैसे पे आपको फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न मिलना चालू हो जाएगा। क्या बात है। हाँ। और यदि आपको 25,000 से ज़्यादा की जरूरत है तो आपको बैंक में आवेदन करने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन कोई अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक। आपको बीच में रोकूंगा, हमसे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, कैलाश जी इंदौर से। सर नमस्कार। कैलाश जी नमस्कार, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है मुझे। जी, प्रश्न पूछिए। जी जी। हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज? जी जी, प्रश्न पूछिए आप। मेरा सवाल चतुर्वेदी साहब से है जी कि मेरा निवेश म्यूचुअल फंड में है जी,
SIP के द्वारा हाँ। 10,000 रुपए, जी मैं उसे बढ़ाकर 12,000 रुपए करना चाहता हूँ। जी मिड केस में मेरा इन्वेस्टमेंट है और वो अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो क्या मैं उसे 10,000 से 12,000 कर सकता हूँ? जी। तो इनका प्रश्न बड़ा सिंपल सा है कि मैं 10,000 से ऑलरेडी मिड कैप में निवेश कर रहा हूँ SIP के और माध्यम SIP से। के माध्यम से जी। और 2,000 रुपए से उसे बढ़ाना चाहता हूँ। तो क्या मैं मिड कैप में ही निवेश करूँ या कोई और ऑप्शन आप उन्हें सजेस्ट करेंगे? कैलाश सर, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। देखिए, यहाँ आप 10,000 से 12,000 तो कर सकते हैं, लेकिन 12 सिप का जो अमाउंट है, मैं सभी दर्शकों के जानकारी का एक अच्छा प्रश्न आया है। जो सिप आप SIP करते हैं उसका न तो आप टेन्योर, ना फ्रीक्वेंसी और ना अमाउंट, ये कुछ भी आप उसके ड्यूरेशन में चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आपको यदि 12,000 इन्वेस्ट करना है तो 10,000 की SIP आप चली रही है, 2,000 के आप एक अतिरिक्त SIP ले सकते हैं। SIP के केस में मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि आपके पास 2 50 के नोट हैं, तो 2 ही रखने पड़ेंगे, 2 50 के बदल के आप 100 का नहीं कर सकते। तो 10,000 की SIP बढ़ा के सर आप 12,000 की नहीं कर सकते हैं, 10,000 की SIP को चलने दीजिए और 2,000 की एक दूसरी SIP चालू कर दीजिए। जी। और फिर से मैं बता दूं कि SIP के केस में आप इसका फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन या अमाउंट ये आप चेंज नहीं कर सकते। आप इसको बंद कर सकते हैं, बंद करना चाहें तो, आप नहीं चालू करना चाहें तो नहीं चालू कर सकते हैं। और जब भी आप बंद कर सकते हैं तो उसे कृपया 1 महीने का टाइम दीजिए। बंद होने में 1 महीने का समय लगता है, क्योंकि सभी जगह इन्फॉर्म करना होता है। तो हो सकता है बंद करते करते आपकी एक किस्त इसके अंदर और डिडक्ट हो जाए। इसी तरह से यदि आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी थोड़ा समय लगता है, जो कि करीब करीब 1 महीने का या उससे कम हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हाँ, अगर स्टार्टिंग में इन्होंने ये ऑप्शन स्टेप अप का ले लिया होता तो शायद जो है वो हर साल ऑटोमेटिकली इंक्रीज करते रहते। लेकिन यहाँ पर जो है आप जैसा बता रहे हैं कि उनको एक नई SIP शुरू कर लेनी चाहिए। और मैं ये भी समझता हूँ कि मिड कैप के अलावा जो है और कहीं ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन में भी जा सकते हैं। बहुत अच्छी राय दी आपने। तो अब जो है बात आ गई निवेश की, कि निवेश तो हमें इस तरह से म्यूचुअल फंड जो है क्यों नहीं करें, क्यों आपके- नहीं करें जी। तो मैंने बता दिया, बैंकिंग जो है इसमें संपूर्ण, इवन जो मैं बता रहा था आपको कि सेविंग्स प्लस यदि आप प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको आम के आम और गुठली के दाम मिलते हैं। कहने का मतलब आपको सेविंग बैंक की लिक्विडिटी मिलती है और फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न भी मिलता है। हमसे एक दर्शक और जुड़ चुके हैं, विपिन जी सागर से। विपिन जी नमस्कार। सर नमस्कार। जी, प्रश्न पूछिए आप अपना। सर मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ। सभी सरों को भी नमस्कार मेरा। जी। सर मेरा सवाल ये था कि जिन लोगों का एजुकेशन कम हुआ है और म्यूचुअल फंड के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, यानी उनकी जानकारी थोड़ी बहुत है लेकिन नहीं जानते म्यूचुअल फंड के बारे में, और ज्यादातर ऐसे लोग बैंकों में ही अपना निवेश करते हैं कि भाई पासबुक उठाए और अपने अकाउंट में पैसे डाल दिए। तो सर ऐसे इनके लोगों के लिए जो म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं जानते, उनके लिए बैंकों के अलावा और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है जहाँ वो निवेश कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न। और आपको मैं बता दूं विपिन जी, हमारा कार्यक्रम प्रत्येक फ्राइडे को आता है, शुक्रवार को 4:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। आप इस कार्यक्रम के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं अपने आसपास। और हम जो है सीधे अभी चतुर्वेदी सर से इस प्रश्न के बारे में पूछना चाहेंगे, और वहाँ पर कौन कौन से सोर्स का यूज़ करके ये लोग जो है, जो नहीं जानते म्यूचुअल फंड को, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम चतुर्वेदी जी से जो है जानना चाहेंगे। विपिन जी आपका स्वागत है। सागर से मेरा विशेष अटैचमेंट है। मैं खुरई में करीब 4 साल रहा हूँ, वहाँ मैंने सेवा दी है। तो हमारे को कुछ भी काम होता था हम सागर ही जाते थे, और वहाँ रहते रहते तो मैं थोड़ी बहुत बुंदेलखंडी भी सीख गया था। क्या बात है। तो विपिन जी इसमें क्या है, देखिए किसी को भी सभी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, तो यदि आपको म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी नहीं है तो कृपया इसको दिल पे न लें। क्या होता है कि जानकार जो है उसके आपको सलाह लेनी पड़ेगी, और जानकार जो होते हैं हमारी कम्युनिटी है जिसको हम MFD बोलते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। जी। आप एक भरोसे के म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो आपके नज़दीक रहते हो और जिनसे दूसरे लोग जुड़े हुए हैं, उनको आप सिलेक्शन करिए, वो आपको गाइड करेंगे और वो आपको बताएंगे आप। लेकिन आपकी जवाबदारी ये है कि आप सही सिलेक्शन करें और आपके जो रिक्वायरमेंट है वो उनको डिटेल में बताएं। रिक्वायरमेंट का आप बताइए, आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप पैसे को एक साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं या किश्तों में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। यदि मैं ठीक समझ रहा हूं तो सागर और आसपास के एरिया में कृषि भी एक प्रमुख सोर्स ऑफ इनकम है। यदि वो है तो साल में 2 इनकम आती है, आप उस हिसाब से बता सकते हैं कि इसी समय में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो आप ये बताइए कि कितना इन्वेस्ट करना है, कब कब इन्वेस्ट करना है और आपका गोल क्या है।
आप किस लिए पैसा बचा रहे हैं और कितने समय का आपका होराइजन है। से फॉर एग्जांपल बच्चे की पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए आप करना चाहते हैं, तो बच्चा हायर एजुकेशन कब जाएगा, वो आप अपने जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो आपके साथी हैं, आपके फ्रेंड, फिलासफर और गाइड हैं, वो आपको गाइड करेंगे। आप उनको पूरा डिटेल में बताइए और वहाँ से आपको सुविधा मिलेगी। इसके अलावा अधिकतर बैंकों में भी, अधिकांश बैंकों में भी आजकल ये सुविधा है कि आप उनको जाके यदि बताते हैं कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो वो भी आपकी सहायता करेंगे। पुनीत जी, जैसा कि अभी चतुर्वेदी सर ने बताया कि, और विपिन जी का प्रश्न भी था, बिल्कुल लाजमी बात है कि बहुत सारे लोग जो है इन्वेस्टमेंट और इन सब चीज़ों से आज भी अनअवेयर हैं। तो मेरा आपके माध्यम से ये जानना ज़रूरी बन जाता है कि हेल्थ इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस लोगों के बीच में कैसे जो है लोग इसको समझें, इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें, उसके बारे में आप जो है बताएं। सर वैसे एक मैं बात करूं कि हेल्थ इंश्योरेंस में अवेयरनेस पहले से काफ़ी इंक्रीज हुई है। हाँ, अभी तो बढ़ी है, बिल्कुल। थिंग इज दैट कि जब कोविड एक सी महामारी हमारे मतलब पूरे भारतवर्ष में या पूरे विश्व में आई थी, तो उसमें काफ़ी ऐसी जो मेडिकल एक्सपेंसेस थे दैट विल बी इंक्रीज, जो काफ़ी इंक्रीज हुए। हाँ, और बहुत ज़्यादा लगते भी थे जी। इवन वो मालूम भी नहीं था कि कहाँ पे एक्सपेंस होने वाले हैं। अभी वहाँ पे क्या हुआ कि लोगों में अवेयरनेस तो क्रिएट हो गई है कि कोरोना की वजह से जो पहले थी दैट विल इंक्रीज हुई है। कि जो है 20 के बाद वो लोगों में अगर पहले जो परसेंट था कि अगर वो 15% वो करता था, नाउ दैट विल बी इंक्रीज बाय 25 to 40%। ये इतना लोगों में अवेयरनेस आया हुआ है। अभी दो पॉइंट होते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो आपने स्वास्थ्य बीमा लिया है या आपने कोई भी इंश्योरेंस बाय किया है, वो आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दैट इज़ फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप लेते समय जब भी आपने कोई स्वास्थ्य बीमा, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिनके पास स्वास्थ्य बीमा अवेलेबल है। स्वास्थ्य बीमा कहाँ से अवेलेबल है उनके पास? मल्टीपल सोर्सेज हैं, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल बैंकिंग के थ्रू, जैसे सर ने कहा था, बैंक इज़ अ ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन आपके ब्रोकरेजेस हैं, जहाँ पे ब्रोकर फंड्स होती हैं, वो आपको देते हैं। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है वो होता है थ्रू एजेंसी चैनल, जहाँ पे बीमा अभिकर्ता जो होते हैं वो जो है वो आपको बीमा देते हैं। जो बीमा अभिकर्ता के द्वारा जो आपसे किसी भी तरह का बीमा या एजेंसी द्वारा लिया जाता है, वहाँ पे आपको जानकारी जो है वो पूर्ण रूप से मिल पाती है जी। इसके पीछे रीज़न क्या होता है? क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं उस चीज़ों को लेके, दे नो अबाउट द डूज एंड डोंट्स। उनको उस चीज़ के बारे में मालूम है, जानकारी उनको दी गई है, उस कंपनी के द्वारा ट्रेनिंग दी गई है प्रॉपर तरीके से कि आपको क्या बताना है, क्या उसके यूजेस हैं, कैसे अगर कभी भी स्वास्थ्य बीमा लेने के बाद, देखिए बीमा तो एक हो गया पेपर पे उसने दे दिया है, उसके पास कुछ ऐसा नहीं है जो भी दिया हुआ, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्लाइंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही बात है कि जो उसके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो उन दोनों के बीच का है। पर जब उसको ज़रूरत पड़े, उसके पास कोई फिजिकल चीज़ तो है नहीं, जब ज़रूरत पड़ने पे जो उसने बीमा लिया है उसका वो पूर्ण रूप से उपयोग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। और यही जो सही जानकारी जो मिल पाती है वो एक जो एजेंट होता है या अभिकर्ता होता है वो ज़्यादा अच्छे से दे सकता है। और इसके अलावा भी वो जो है बैंक में जाकर के या जो भी ग्रुप से सर ले सकते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके पास जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है मैंने देखा कि आप दोनों ने लोगों के अंदर कैसे इसके बारे में सही जानकारी मिलेगी इसका रास्ता तो बता दिया। अब चतुर्वेदी साहब, एक बात आती है कि प्रोडक्ट, जैसे आपने म्यूचुअल फंड का नाम लिया, म्यूचुअल फंड को आपने बताया, इसके बारे में बताया। अब अगर वो जानकारी प्राप्त करने के बाद निवेश करना चाहता है तो उसे कैसे जो है आरंभ करना चाहिए, उसके बारे में बताइए। सर मेरे ख्याल से अभी तो म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करने पे ही तक ही पहुंचे थे। ओके। थोड़ा सा 2 मिनट और दीजिए मुझे, तो मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। उसके बाद म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करने का कारण है कि म्यूचुअल फंड में आप जब निवेश करने जाते हैं और आप पूछते हैं कि इसमें कितना रिटर्न मिलेगा, नहीं बता सकते। सर इंडिकेटिव रिटर्न बता दीजिए कि कितने की संभावना है, वो भी नहीं बता सकते, उसकी अनुमति नहीं है। और शायद उस कोई बताता है तो एक भविष्यवाणी ही उसको माना जाएगा। तो इतने सारे पॉइंट्स है सर जो म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में जाते हैं, बैंकिंग के पक्ष में जाते हैं। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो म्यूचुअल फंड का दूसरा पहलू देखिए कि म्यूचुअल फंड के लिए जरूरत क्यों है। एक तो मेरे साथी यहाँ बैठे हैं,
ये बता रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है बहुत महंगा, हेल्थ जो हेल्थ एक्सपेंसेस बहुत महंगे हो 11 से गए, और ये 15% सही बात है। inflation बताया। हालांकि ये आपका और आपका एरिया है, लेकिन मैं एक छोटा सा इसमें एक सेंटेंस ऐड करना चाहूँगा कि यदि मेरे को चाय पीना है तो मैं 5 स्टार होटल की तरफ नहीं देखूंगा, लेकिन यदि मेरी जान पे बना है कि मेरे को कोई हार्ट का एलिमेंट है और कुछ है तो मैं सरकारी अस्पताल की तरफ नहीं देखूंगा, मैं 5 स्टार हॉस्पिटल, जो सबसे बड़े बड़े हॉस्पिटल, सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ जाऊँगा, क्योंकि जान है तो जहान है, जान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं। तो यहाँ एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कहने का मतलब बैंक जो रिटर्न दे रहा है उससे काम नहीं चलता है, वो पुराता नहीं है। मेरे को ये दिल मांगे मोर, मेरे को ज़्यादा रिटर्न चाहिए, जो कि बैंक दे नहीं सकता। बैंक के तो फिक्स रिटर्न हैं। यहाँ म्यूचुअल फंड में आपको संभावना बनती है ज़्यादा रिटर्न की, गारंटी नहीं है लेकिन संभावना है। और आप पीछे मुड़ के देखते हैं, आप हिस्टोरिकली देखते हैं तो ज़्यादा रिटर्न्स दिए है। दूसरा, म्यूचुअल फंड के अंदर आपको टैक्स बेनिफिट्स हैं। मैं उदाहरण देता हूँ आपको, स्वयं का उदाहरण देता हूँ। मैंने 10 साल के लिए 10% से अपनी फिक्स डिपॉजिट बनाई। अपरेंटली बड़ा स्मार्ट मूव है, क्योंकि उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते गए, मेरे को 10% मिलते रहे। लेकिन मैं फॉर्चुनेटली, आई वुड नॉट से अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली मैं 30% टैक्स ब्रैकेट में था। मेरी इनकम ज़्यादा थी, अनफॉर्चुनेट क्यों बोलूँ मैं। तो सर मेरे को 30% तो इनकम वो टैक्स में चला जाता था। मेरे घर में तो 7% ही आता था, मेरे को मिल रहा था 10%, मेरे पास आ रहा था 7%। यदि मेरे को कोई दूसरा प्रोडक्ट मिलता है, जैसे भले मेरे को 9% मिलता है लेकिन मेरे घर 8% आता है, तो मेरे लिए बेटर होगा। लेकिन यहाँ तो मुझे ज़्यादा रिटर्न की भी संभावना है और टैक्स के भी बेनिफिट की संभावना है, इसलिए मैं म्यूचुअल फंड की तरफ जाऊंगा। तीसरा रीज़न म्यूचुअल फंड में जाने का, टैक्स डेफरल। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। हमसे एक दर्शक जुड़ चुकी हैं भोपाल से, श्रेया तिवारी जी। श्रेया जी नमस्कार। जी आप अपना प्रश्न पूछिए। जी, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमारा एसआईपी इन्वेस्टमेंट जो हमने किया हो वो लॉस में जा रहा हो, तब हम क्या कर सकते हैं? अरे वेरी गुड। वैसे तो अभी ये समय नहीं है, एसआईपी करने के बाद एसआईपी का अमाउंट जो है लॉस में दिख रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए? श्रेया जी, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है, और आपने जो सवाल पूछा है बहुत अच्छा है, और इसका जवाब मैं ऐसा दूंगा जो कि बहुत कॉमन है। आप ये बताइए कि 200 रुपये का टमाटर यदि 20 रुपये हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? 200 रुपये का किलो का टमाटर यदि 20 रुपये किलो मिलेगा तो आप क्या करेंगे? यदि आपको ब्रांडेड गारमेंट्स खरीदने हैं और उसके ऊपर कोई सेल लगी हुई है तो आप क्या करेंगे? मेरे ख्याल से आप ज़्यादा खरीदेंगे। तो मेरी सलाह वही है कि कभी भी आप, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। इक्विटी में सर देखिए, इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज़ रिस्की, ये बहुत रिस्की होता है, लेकिन रिस्क को मिटिगेट करने का जो तरीका है, जो बेस्ट वे है इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने का, वो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ही है, एसआईपी ही है। अब एसआईपी आपने की है, इसमें भी कभी भी आपको लगता है कि आपका इन्वेस्टमेंट घाटे में जा रहा है, कभी आप सुबह सो के उठते हैं और अखबार में पढ़ते हैं मार्केट 6 महीने के लोअर लेवल पे, मार्केट 3 महीने के निम्न स्तर पे, आप क्या करेंगे? आपका दिल थोड़ा तो डूबेगा कि जो आपका इन्वेस्टमेंट किया है वो उसका वैल्यू कम हो गया है। लेकिन यही आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, यही आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप कृपया एडिशनल पैसा इन्वेस्ट करें। यदि आपको लगता है, एक बार उसके पहले देख लीजिए कि आपका स्कीम का चयन भी ठीक है या नहीं, वो भी एक बार आपको देख लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जो है ये दोनों चीज़ों पर जो है फोकस करना चाहिए। एक तो स्कीम का आइडेंटिफिकेशन, वो अप टू द मार्क है या नहीं है, और दूसरा अगर लक बाई चांस आपको ये लग रहा है कि भाई स्कीम हमने सही ली है, हमारा जो एडवाइज़र है उसने सही स्कीम बताई है, तो आप वहाँ पर अगर नीचे जा रहा है तो और खरीदें, इसे सेल समझ करके, जैसा आपने बताया। भाई सस्ते में मिल रहा है, ज़्यादा ले लीजिए, बशर्त आपके पास पैसा हो। आपके पास उस समय जो इन्वेस्टेबल फंड यदि है तो आप एडिशनल परचेस कर लीजिए। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो अपन जो है अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप तीसरा जो पॉइंट है जो म्यूचुअल फंड की तरफ हमको इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित करता है, वो है टैक्स डेफरल। डेफरल मतलब टालना चीज़ को। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। यदि आपने 5 करोड़ रुपए 10 साल के लिए किसी भी बैंक में जमा किए और आपने कहा कि मेरे को 5 करोड़ रुपए 10 साल बाद ब्याज सहित आप देना, आपको पैसा कब मिलेगा? आपने मांगा 5 साल बाद, 5 साल बाद ब्याज सहित आपको पैसा मिलेगा। टैक्स कब लगेगा? हर साल, हर फाइनेंशियल ईयर में आपको टैक्स लगेगा। पैसा आपको मिला नहीं है, सिर्फ आपकी किताब में बढ़ा, जिसको बैंकिंग लैंग्वेज में बोलते हैं एक्रूड बट नॉट पेड। आपके खाते में बढ़ गया है, आपके पासबुक में नहीं आया है, लेकिन आपके खाते में ब्याज बन गया है, उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। अब मेरा तो इन्वेस्टमेंट 10 साल के लिए था और पहले साल से मेरा जो पैसा उतना कट के टैक्स के में जा रहा है, तो यदि वो नहीं कटता तो उसके ऊपर भी मेरे को ब्याज मिलता रहता। तो एक कैस्केडिंग इफेक्ट है, कैस्केडिंग लॉस है मेरा ये, जो इसके कारण से हो रहा है।
लेकिन यदि वही मैंने 5 करोड़ 10 साल के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होता, 10 साल तक मैंने पैसा नहीं निकाला है, मेरे को 10 नए पैसे का भी टैक्स नहीं देना टैक्स नहीं देना है। और 10 साल बाद भी जब और जितना पैसा मैं निकालूंगा उसी पे मेरे को टैक्स देना है, वो भी एट ए बेटर रेट ऑफ टैक्सेशन। तो ये 3 कारण है सर जिसकी वजह से हमें म्यूचुअल फंड की तरफ जाना चाहिए। दिल मांगे मोर। चलिए अब जो है मैं जो है आपसे प्रश्न पूछूंगा पुनीत जी। जैसे सर ने बता दिया कि अब ये जो है बेनिफिट्स हैं म्यूचुअल फंड में निवेश के, लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये होगा कि अगर एक व्यक्ति किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेना चाहता है तो उसे कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए और किस तरह से जो है उसको स्टार्ट करना चाहिए पॉलिसी सिलेक्शन के बाद वहां पर जो है इंश्योरेंस लेना? सर इसके भी मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस में नेगेटिव पॉइंट्स को लेके। ओके, आप भी नेगेटिव, ये एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है कि अगर हम नेगेटिव पॉइंट्स बता दें तो बड़ी अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाता है। बिकॉज अभी भी ना लोगों के मन में भ्रांतियां होती हैं, भ्रांतियां हैं कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया है तो मैं किसी भी कंडीशन में अगर मेरा हॉस्पिटलाइजेशन होगा तो मुझे अपना क्लेम इजीली मिल जाएगा। हाँ, ये सब लेने के बाद ये कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। रहता है कि आज मेरे पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है या मेडिक्लेम पॉलिसी है, यानी कि अगर मेरे कोई भी मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं तो वो मेरे पूरे जो है वो भरपाई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ जगह पे नहीं हो पाता है। बिल्कुल बेसिकली क्या होता है, जब हेल्थ इंश्योरेंस IRDA ने इसको स्टार्ट किया हुआ था, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जब इसमें ये स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने कुछ चीज़ों को इस पे वेटिंग पीरियड जिसको हम लोग बोलते हैं, समय सीमा कुछ बीमारियों की वो हम लोगों ने दी हुई थी जी जी, और जो कि यूनिवर्सल थी। ओके, दैट इज कि ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर किसी एक कंपनी या किसी के साथ वो जुड़े हो, वो हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए थी। उसमें कुछ बीमारियों का पर्टिकुलर वेटिंग पीरियड उन्होंने दिया हुआ था कि ये पर्टिकुलर बीमारियाँ लिस्टेड हैं, ये आपको 2 साल के बाद ही कवर होंगी। ओके, जैसे कि मैं इसको एक फॉर एग्जाम्पल लाइक अ कैटरेक्ट, स्टोन हुआ, हार्निया, पाइल्स, फिस्टुला, प्रोस्टेज, वेरिकोवेनस, इस तरह की कुछ जो डिजीज हैं वो लिस्टेड दी हुई है कि दैट इज कवर आफ्टर 2 years ऑफ बाइंग द पॉलिसी। इन बिटवीन अगर क्लेम आता है तो ये आप अमाउंट क्लेम नहीं कर सकते। सो दैट इज फिक्स। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो एक और चीज था वो हुआ करता था प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। पहली चीज जो जैसा पर क्वेश्चन था कि बीमा जो है स्वस्थ व्यक्ति को जो लेगा उसके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ओके, हाँ, जब आप इसको समझ लीजिए कि गाड़ी का अगर एक्सीडेंट हो जाए और उसके बाद वो कि मैं इंश्योरेंस करवा लूं, क्लेम ले लूं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। बिल्कुल सही बात है। तो वैसे हमारा शरीर है, अगर मैं ऑलरेडी किसी क्रॉनिक डिजीज से सर्वाइव कर रहा हूं और मैं चाहूं कि भाई मुझे एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाए जिससे कि मैं अपना कवर ले सकूं, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। एग्जैक्टली। सो उस समय एक्सीडेंट होने के पहले ही आपको अपनी चीजों के ना सुरक्षा में सावधानी है, तो आपको पहले अपने आप को सुरक्षित होना पड़ेगा। बिल्कुल सही। उसके बाद आप अपने उसको यूज कर पाएंगे। सो सेकंड इंपॉर्टेंट जो चीज आती थी वो आती थी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। अगर किसी व्यक्ति को कोई पहले से ही बीमारी है जिसकी उसको जानकारी है और जिसका रेगुलर बेस पे ट्रीटमेंट ले रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है कि जब पॉलिसी लेते समय वो उस चीज को डिस्क्लोज करे, उसको एक्सप्लेन करे कि मैं क्या मुझे प्रॉब्लम है, कितने टाइम से है और इसके लिए मैं क्या मेडिकेशन मेरा चल रहा है। जो फर्स्ट स्क्रूटनिंग जो होती है वो उसकी फर्स्ट फेस में ही मालूम पड़ जाती है। अगर वो डिक्लेयर कर भी देता है तो उसका ऐसा नहीं है कि उसको पॉलिसी नहीं मिलेगी। पॉलिसी मिलेगी उसको, बट उसको सर्टन चीज़ों का उसका वेटिंग पीरियड उसको फिर फॉलो करना पड़ेगा। बट फॉर्चुनेटली आज के टाइम पे ये चीज़ें बहुत अपडेट हुई हैं, मेडिकल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अपडेट हुई है, हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अपडेट हुई है। उसमें काफ़ी ऐसे पॉलिसीज या प्रोडक्ट आ चुके हैं जिसमें आपका जो वेटिंग पीरियड है वो आप वेव ऑफ भी कर सकते हैं और कम से कम समय में भी उन बीमारियों को कवर किया जा सकता है। उसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम देना, उसके लिए एक नॉमिनल एक्स्ट्रा प्रीमियम होता है और जो आप दैट इज डिपेंड ऑन कस्टमर और या उपभोक्ता के लिए वो बताया जाता है कि अगर आप इसको ऑप्ट करते हैं तो आपका सो एंड सो प्रीमियम आएगा, नहीं ऑप्ट करते हैं तो आपका ये प्रीमियम है। सो इट्स अ काइंड ऑफ टेलर मेड कि वो कस्टमर के बेनिफिट के हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं, कस्टमाइज करके दे सकता है, दिया जा सकता है। बट अच्छी बात यह है कि अगर वो सारी चीजें डिस्क्लोज करता है और सारी चीजें प्रॉपर बताता है तो एट द टाइम ऑफ क्लेम उसको किसी तरह का हसल नहीं होगा, वो स्मूथली निकल जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि मतलब आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्याएं आपकी शारीरिक हैं, उसको जो है पॉलिसी लेने
के समय जो है Right. बिल्कुल डिस्क्लोज करिए, Absolutely. आपका जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको पूरी आप विस्तार से बताएं, जिससे आपको क्लेम लेते समय प्रॉब्लम ना हो। राइट, एब्सोल्युटली। चतुर्वेदी सर, Yes, क्या sir. आपके निवेश में भी ऐसी समस्याएं आती हैं कि हमें जो है ईच एंड एवरीथिंग डिस्क्लोज करना पड़े और तब जाकर के हम निवेश करें, जिससे हमें बाद में उसे कैश करते समय किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो? थोड़ा सा सर अंतर है यहाँ। डिस्क्लोज करने का तब आएगा जब आप किसी इंटरमीडियरी के थ्रू निवेश कर रहे जी। हैं, तो उसको यदि आप डॉक्टर को यदि अपनी पूरी बीमारी नहीं बताएंगे तो आपको पूरा इलाज नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो आपके जो निवेश सलाहकार हैं, म्यूचुअल फंड के केस में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जी। उनको यदि आप पूरी बात नहीं बताएंगे तो वो हो सकता है कि आपके अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट जो आपके आवश्यकता के बिल्कुल अनुरूप है वो न दे पाएँ। लेकिन कई बार आप स्वयं भी इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको ये जो है ऐसा सीरियस सब्जेक्ट है, ऐसा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है कि आपको बैठ के कागज़ पेन लेके या अपने परिवार के साथ बैठ के तय करना चाहिए कि आपके निवेश की आवश्यकता क्या है, आपकी क्षमता क्या है, आप कितनी रिस्क ले सकते हैं, आपकी जो इनकम है उसका फ्लो कैसा है, रेगुलर है या कम ज़्यादा होता रहता है। जैसे बिजनेस है, इसमें जो होता है बूम भी आता है, स्लैक सीजन भी आता है, तो वो सब आप देख लें। उसके बाद जब आप अपना निवेश करेंगे तो आप बहुत इसमें सक्सेस रहेंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगा। और निवेश इतना भी नहीं करना है कि आपका जो लाइफ स्टाइल है वो इफेक्ट हो जाए, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आप मेंटेन नहीं कर पाएँ, वो भी ज़रूरी नहीं है। इसके कुछ नियम होते हैं, उस हिसाब से आपको तय करना है कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप लोन भी लेते हैं तो आप उसके नियम बना रखे हैं कि आपकी इनकम का कितने % तक आप लोन ले सकते हैं, उससे ज़्यादा परमिट नहीं करते, उतना ज़्यादा रिपेमेंट का आपको परमिट नहीं किया जाता है। जी, यस सर, बिल्कुल सही बात है कि मतलब आप जो है जिस तरह से बीमारियों का डिस्क्लोजर करना चाहिए, वैसे ही पारिवारिक ज़रूरतों का, ऑब्जेक्टिव का साथ में बैठ करके डिस्कशन करके वो सॉल्यूशन भी निकाल लेना चाहिए कि हम कितना जो है इन्वेस्ट करना है, कितना जो है। जी, हमसे एक दर्शक जुड़ चुके। जी, सुरभि सुमन जी, नमस्कार। नमस्कार। प्रश्न पूछिए आप। मेरा प्रश्न है कि यदि मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती हूँ जी, तो मेरे को ज्यादा से ज्यादा उससे अर्निंग कैसे प्राप्त हो सकती है? बिल्कुल, हम उसी पॉइंट पर आ रहे थे। चतुर्वेदी साहब के पास जो है चलिए प्रश्न भी दर्शक का आ गया है कि अब हम जो है म्यूचुअल फंड में अधिक से अधिक लाभ किस तरह से ले सकते हैं। आपका स्वागत है सुरभि जी, अभिनंदन है। आपका जो सवाल है, अभी हम सिप पे थे, आप थोड़ा सा उल्टा कर दिया कि इकट्ठा हम धीरे धीरे बूंद बूंद से सागर भर रहे थे। आप कह रहे हैं सागर से हमको बूंद बूंद चाहिए। मतलब इसको एक तरह से कहा जाए तो अभिषेक, जैसे हमारे शिव जी के मंदिर में अभिषेक होता है कि कलश भर के रख दिया जाता है, उससे बूंद बूंद निकलता रहता है और अभिषेक होता रहता है, लंबे समय तक चलता है। और ये जो आपने प्रश्न पूछा है, कई लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, खास तौर से ऐसी संस्था में जो काम करते हैं जहाँ की बाद में पेंशन नहीं है। उदाहरण, भोपाल में बैठे हमारे BHEL एक बड़ा उद्योग है और वहाँ भी पेंशन नहीं है या नहीं के बराबर है। जो मिलता है वो 4 जनों के सामने बता नहीं सकते, इतना कम पेंशन होता है। तो ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट, लेकिन इकट्ठा पैसा सर उनको मिलता है, उनको इकट्ठा पैसा मिलता है जिसको उनको डील करने की आदत नहीं है, और जो हर महीने उनको तनख्वाह आती थी थोड़ी कम आए पर हर महीने उनको पैसा चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप पैसे को जमा कर दीजिए, लमसम जमा कर दीजिए या SIP के माध्यम से जमा कर दीजिए, और आप तय कर लीजिए कि उसमें से कितना आपको निकालना है। मेरे ख्याल से यदि 6% में आपका काम हो जाता है, 6% पर एनम में, तो आप 6% बिंदास निकाल सकते हैं, इवन 8% भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपका ही पैसा है। आप समझ लीजिए आपका पैसा इस जेब में रखा है और खर्च करने के लिए आप इस जेब में रख रहे हैं, पैसा आपका ही है। तो उसमें अगर जो एक्स्ट्रा रहेगा तो वो आपके फंड में ही जुड़ता जाएगा, आपके ही फंड में जुड़ता जाएगा, उस पर आपको रिटर्न मिलते जाएंगे। क्योंकि जो पैसा इन्वेस्टेड है, जो गेहूं आपने घर में रखा है वो बढ़ेगा नहीं, जो खेत में डाला वही बढ़ेगा, है ना। तो जो खेत में से आप घर पे लिया उसका बढ़ना बंद हो जाएगा। तो आप इस पैसे को जमा करके और से फॉर एग्जांपल 6% पर एनम आप निकालते जाते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी आप रख सकते हैं, आपको मंथली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए या हाफ ईयरली चाहिए या ईयरली चाहिए, वो आपके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से इकट्ठा पैसा जमा करके आप उसमें से सिस्टेमेटिक विड्रॉल प्लान, जो कि SIP का उल्टा है कि इकट्ठा पैसा आप देते हैं और उसमें धीरे धीरे पैसा निकालते हैं, आप कर सकते हैं। यहाँ एक अंग्रेजी की कहावत मैं बोलना चाहूँगा, और वो कहावत यहाँ झूठी साबित होगी। एक अंग्रेजी में कहावत है, यू कैन नॉट ईट योर केक, यू कैन नॉट ईट योर केक एंड हैव इट। आप केक को खा भी लो और केक भी बचा रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ मैं इस कहावत को थोड़ा अमेंड कर दूंगा, यू गो ऑन ईटिंग योर केक एंड केक विल गो ऑन इंक्रीजिंग। आप केक खाते रहिए, केक बड़ा होता जाएगा। आप 6% से पैसा निकालेंगे, 8% निकालिए, लेकिन आप 6%, 8% पर एनम से आप पैसा निकालते जाएंगे और पैसा आपका बढ़ता जाएगा। लेकिन ये म्यूचुअल फंड है, यह लगातार नहीं बढ़ेगा, लीनियर नहीं बढ़ेगा। हो सकता है 1-2 बार कम भी हो,
आप उससे विचलित मत होइए, लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बढ़ने वाला है। यदि 6 से 8% आप निकालते हैं, कम से कम हिस्ट्री तो यही कहती है, और बहुत करके आगामी आने वाले समय भी करीब करीब ऐसा ही होगा। तो यू गो ऑन ईटिंग योर केक एंड केक विल गो ऑन इंक्रीजिंग। केक भी बड़ा होता जाएगा, केक को खाते भी जाइए पर लिमिट में। और ये जो पैसा आपका बच रहा है, ये जो पैसा आपका बढ़ रहा है, आपको कभी इकट्ठे पैसे की जरूरत पड़ती है। जो 6% से तो समझ लीजिए आपका डे टू डे आप काम चला रहे हैं, उस समय पैसा आपका मौजूद है, आपको विदेश यात्रा पे जाना है, आपके कहीं कोई बीमारी हो जाती है और आप इंश्योरेंस लेना भूल गए। हमसे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, अतुल पाठक जी भोपाल से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। प्रश्न पूछिए आप। सर मेरा प्रश्न ये था कि जैसे पुनीत जी ने बताया कि किसी को पहले से कुछ ऐसी बीमारी हो जी, तो उसके लिए भी इनके पास कुछ प्रावधान है। तो जैसे मेरे पिताजी हैं जी जी 65 वर्षीय हैं, उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, जी 2 साल पहले स्टेंट डला है। जी तो इनके पास ऐसा कुछ प्रावधान है जो ये हम हेल्थ इंश्योरेंस की हेल्थ इंश्योरेंस ले सकें। बड़ा अच्छा मतलब ये अब जैसे आपने बताया था कि गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद, तो एक ऐसा ही केस मतलब जो है अतुल जी के पिताजी जो है उनके हार्ट में स्टंट डला हुआ है। क्या वो जो है इस तरह के केसेस में आपके पास कोई प्रोडक्ट होता है जो उनको दिया जा सकता है? अतुल जी, आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही मतलब वाजिब है, क्योंकि ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं कि हमारे पास जो पहले से ही कुछ प्रॉब्लम है और उसको मतलब वो तो ज़्यादा ज़रूरी है उसको लेना, क्योंकि मालूम है कि उसको डायग्नोज हो चुका है। हाँ। अभी आज के समय में ऐसी पॉलिसी उपलब्ध है जिसमें कि व्यक्ति को अगर इस तरह की कोई डिजीज़ हो चुकी है, लाइक उनके कोई मतलब बाईपास सर्जरी या स्टंट लगना अगर उनको है, तो उस तरह की पॉलिसी से वो अपने आप को या अपने मतलब व्यक्ति को सुरक्षित कर सकता है। बट हाँ, जैसे मैंने आपसे कहा था कि बिकॉज डिजीज़ ऑलरेडी डायग्नोज हो चुकी है तो उसका एक सर्टन वेटिंग पीरियड होगा। वो ऐसा नहीं होगा कि आज मैंने पॉलिसी बाय की है और मेरे को बिल्कुल कल से जो है मेरा वो कवर स्टार्ट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। उसमें अलग अलग कंपनियों के अलग अलग उसमें पॉलिसी फीचर होते हैं कि किसी में 2 साल का होता है, किसी में 1 साल का होता है। तो एक टाइम सर्टन फ्रेम पीरियड के बाद अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड कि हाँ मुझे अभी अगर जैसे स्टंट लगा है तो बट नेचुरली एक स्टंट की लाइफ 5 ईयर होती है जी, कि अगर उसको स्टेंट लगाए तो वो अपने 4 से 5 साल तक उस स्टेंट को ऐसा समझा जाता है कि उसमें दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जी। उसमें आपके। तो वो अगर लगता है कि अगर जैसे रिसेंटली स्टेंट लगाए मैं 2-3 साल का वेटिंग पीरियड ले सकता हूँ और कम प्रीमियम देना चाहता हूँ तो उस पॉलिसी में जा सकता है। अगर लगता है कि नहीं मुझे तो इसको एज इट इज जल्दी से जल्दी कवर करना है तो उनके पास ऐसी पॉलिसीज भी हैं जो उसको 6 महीने 1 साल के बाद भी कवर कर सकती हैं। बट वहाँ पे बट नेचुरली जो प्रीमियम जो होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। सो दैट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ओके, तो मैं समझता हूँ अतुल जी आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल चुका होगा। आप जो है अलग अलग कंपनीज में जाकर के इस चीज़ को चेक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और उनसे जो है या किसी सलाहकार से जो है आप सलाह लेकर के भी उचित बीमा की राशि और उचित बीमा का प्रकार जो है वहाँ पे चुन सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। कई बार जो है ऐसा होता है कि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, लेकिन एज अ कस्टमर, एज अ इन्वेस्टर या कुछ भी कह लीजिए, हमें नहीं पता होता। तो अभी जैसे कि आपने बताया कि म्यूचुअल फंड में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जहां पर आप जो है जा कर के उन अपने ज़रूरत के आधार पे, जैसे आपने कहा सिप, आप पहले जो है अगर पैसा आपके पास आ रहा है तो आप जमा कर दीजिए, बाद में उसे ले लीजिए। फिर अगर आप उम्र के इस पड़ाव पे हैं जहाँ पे आपके पास इकट्ठा पैसा है, वहाँ पे आप इकट्ठा जमा करके उसे सिप जो है SWP के फॉर्म में यूज से निकाल सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब जो है म्यूचुअल फंड में अगर देखा जाए तो कौन कौन से विकल्प हैं जो एक इन्वेस्टर, एक निवेशक को पता होना चाहिए? देखिए, म्यूचुअल फंड जो है एक कंप्लीट पैकेज है। इसमें आप 2 दिन के लिए भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसमें आप अनंत समय के लिए भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी आवश्यकता है, मुझे भरोसा है कि उसके अनुरूप कोई ना कोई प्रोडक्ट आपको सूटेबल म्यूचुअल फंड में मिल जाएगा। यदि आपके पास पैसा कुछ समय के लिए आता है मान लीजिए जी। और आपको पता है कि हमको कंस्ट्रक्शन करना है मान लीजिए घर का, तो पैसा आपके पास है लेकिन आप इकट्ठा उसको खर्च तो नहीं करेंगे, धीरे धीरे जैसे वर्क इन प्रोग्रेस होगा उसके हिसाब से खर्च होगा, तो आप उसको लिक्विड फंड में पैसे को पार्क कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से निकाल सकते हैं। इसमें यदि 2 दिन भी आपने पैसा रखा तो 2 दिन का भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जी, रिटर्न मिलेगा। इट इज़ नॉट कॉल्ड इंटरेस्ट, पर 2 दिन का भी आपको रिटर्न मिलेगा, जो कि हो सकता है 4 से 6% के बीच में हो, पर आपको रिटर्न मिलेगा। आपकी यदि रिक्वायरमेंट है कि मेरे को टैक्स सेव करना है, उसके लिए भी यहाँ पर विकल्प है। आपकी रिक्वायरमेंट है
कि मेरे को अपने रिटायरमेंट का प्लानिंग करना है। आजकल ट्रेंड बन गया है कि मैं 50 ईयर्स में रिटायर होना चाहता हूँ, मैं 40 ईयर्स में रिटायर होना चाहता हूँ, या नॉर्मल 60 ईयर्स का रिटायरमेंट है। तो आप रिटायरमेंट है तो उसके लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी जब पहले आपके पास समय नहीं है, पैसा है, अब आपके पास समय है, पैसा नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। यदि आप प्रॉपर प्लानिंग कर लेंगे, आप प्रॉपर प्लानिंग कर लेंगे तो आपका समय भी होगा और पैसा भी भरपूर होगा। पुनीत तो जी, जी हाँ, उसके लिए भी आपके पास प्रोडक्ट। यस सर, प्लीज प्लीज। पुनीत जी, कई बार ऐसा होता है कि जैसे सर ने बताया कि लिक्विड फंड है, फिर इक्विटी फंड है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं निवेशक के पास, जिस पे जो है वो जाकर के निवेश करके अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर लेता है। उसी तरह आपके इंश्योरेंस सेक्टर में, हेल्थ इंश्योरेंस की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पर ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या किस तरह के इंश्योरेंस धारक को इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करना चाहिए, उनके बारे में बताएंगे। जैसे अगर वो नवयुवक है तो उसे किस तरह का इंश्योरेंस या कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी चाहिए, थोड़ा वो मिड एज का है तो उसे क्या करना चाहिए। अतुल सर, देखिए क्या होता है, नॉर्मली हर व्यक्ति की एक अलग नीड होती है जी, वही। सेकंड, उसकी पेइंग कैपेसिटी भी होती है। हाँ। थर्ड, वो चाहता है कि जो मेरा पर्टिकुलर या मैं अपना जो इंश्योरेंस कवर लेना चाह रहा हूँ वो मैं मतलब अपने किस लोकेलिटी के हिसाब से लेना चाह रहा हूँ, लाइक कि स्टेट वाइज, या देखिए नॉर्मल जब कोई सी व्यक्ति की कोई तबीयत खराब होती है जी, तो वो बेस्ट टू बेस्ट ही अपना ट्रीटमेंट चाहेगा। वो कभी ये नहीं चाहेगा कि बस मैं नॉर्मली करवा लूँ। हाँ, जैसा सर ने बताया कि वो 5 स्टार होटल में जाकर के चाय भले ना पिए, लेकिन इलाज जो है 5 स्टार हॉस्पिटल में कराना चाहिए। बहुत महंगा अस्पताल होते हैं जहाँ जाते हैं कि जान का सवाल है। हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, दैट विल बी इंक्रीज। सो उसको जब कोई भी अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करना चाहता है तो उसको अपनी जो बेसिक नीड है, अगर यंग बंदा है वो क्या चाहेगा, मेरी बेसिक नीड क्या होगी कि अगर आज के टाइम पे मेरी शादी होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरी वाइफ ऐड हो उस पॉलिसी में जी, क्योंकि अभी वो सिंगल है, उसने एक सिंगल पॉलिसी ली, कुछ समय बाद उसका फ्यूचर प्लान है शादी होने वाली है, वाइफ ऐड हो, फिर उसकी प्लानिंग क्या होगी, दैट इज चाइल्ड की, तो वो चाहेगा कि इस मेरी पॉलिसी के अंतर्गत जो मेरी प्रेगनेंसी वाला पार्ट होता है दैट इज वो भी कवर हो जाए। बिल्कुल सही बात है। फिर वो जब उसकी एक फैमिली बन जाएगी, वो चाहेगा कि मैं प्रीमियम एक नॉर्मल दूं और मेरी पूरी फैमिली कवर हो उस पॉलिसी के अंतर्गत। सो ये पॉलिसी जो है शुरुआत से लेके बढ़ते होते हुए वो ऑटोमेटिक चेंज होती जाती है उसकी नीड। बट कोई भी मेडिक्लेम पॉलिसी जो होती है वो सारे फीचर के साथ वो आती है, दैट इज ए कंप्रेहेंसिव पॉलिसी होती है वो। कि आज मैंने एक पॉलिसी ली है, पॉलिसी के साथ मेरी अपनी बेसिक नीड मेरी फुलफिल हुई है, सर्टेन टाइम बाद मेरी शादी हुई है, मैंने उसमें अपने एक सेकंड मेंबर को ऐड किया है, देन मैंने आगे अपने फ्यूचर प्लानिंग की है, मैंने उनको भी ऐड किया। एक टाइम बाद ऐसा होगा कि वो तीनों के बाद बच्चा अलग हो जाएगा, बिकॉज उसकी भी शादी होगी हाँ। तो एक उसकी भी अलग हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ हस्बैंड वाइफ की है, और बिकॉज उस समय उनको इस पॉलिसी की जरूरत ज़्यादा होगी, बिकॉज जैसे जैसे एज इंक्रीज होती जाती है आपके मालूम है कि आपके जो बीमार होने के चांसेस और बढ़ते जाते हैं, तो वहाँ पे उनको ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो द राइट टाइम ऑफ बाइंग अ पॉलिसी इज ऑन अर्ली स्टेज। जितना जल्दी या स्वस्थ व्यक्ति पॉलिसी को लेगा उतना ही उसको उसके फायदे रहेंगे, फ्यूचर के हिसाब से भी उसको वो पॉलिसी उतना ही बेनिफिट देने वाली है। मतलब अति शीघ्र आपको जो है, अति शीघ्र आपको, जैसे कहते हैं ना कि एक न्यू मैंने गाड़ी ली है तो वो जो गाड़ी है वो बिल्कुल जीरो डेथ पॉलिसी के साथ है, आज मेरे सारे एक्सपेंसेस उसमें कवर कर रहे हैं, अगर मेरे एक्सीडेंट हो जाता है तो मेरी गाड़ियों की चीज़ें अलग हो जाएंगी। गोस्वामी जी हमसे जो है लाइन पर हैं। गोस्वामी जी नमस्कार। निर्देश गोस्वामी, नमस्कार, बताइए सर, कैसे हैं आप? एक नंबर हूँ सर, बहुत अच्छा हूँ। जी जी, आप अपना प्रश्न पूछिए सर। पुनीत जी से मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। कि आपकी जो पॉलिसी है हेल्थ इंश्योरेंस वाली जी, उसको कितने उम्र का आदमी ले सकता है? जी, अभी उसी प्रश्न पे चर्चा हो रही थी, शायद आप मिस कर गए। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि किसी को जन्म से अगर बीमारी है, कंजेनाइटल डिसीज है, तो क्या वो पॉलिसी के लिए एप्लीकेबल होगा? जी, अगर कोई जन्मजात किसी बीमारी को कैरी कर रहा है। राइट, थैंक्स फॉर योर क्वेश्चन निर्देश जी। पहला तो कंजेनाइटल डिसीज से अगर कोई बच्चा पीड़ित है, और इसको ऐसे मानिए कि आज किसी ने पॉलिसी ले ली, हस्बैंड वाइफ और दो हस्बैंड वाइफ, मतलब हस्बैंड वाइफ ने जी जी, और पॉलिसी लेने के 4 साल बाद उनका एक बेबी होता है जी, और बेबी को 5 साल बाद पता चलता है उसको कि उसको कंजेनाइटल डिसीज है, मतलब कोई जन्म से बीमारी है, तो पॉलिसी लेने के बाद अगर होता है तो कवर होगा क्या? ओके, जी जी, ठीक है जी। थैंक्स सर, थैंक्स फॉर योर क्वेश्चन। जो आपका पहला क्वेश्चन है कि किस एज का व्यक्ति इस पॉलिसी के अंदर एंटर कर सकता है,
सो देयर इज़ अ नो लिमिट। आज के टाइम पे एक 5 साल के बच्चे से लेके 99 साल के व्यक्ति तक के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी अवेलेबल है कि वो उसको ली जा सकती है, बट डिपेंड करेगा एज के अकॉर्डिंग उनका जो प्रीमियम होगा वो डिफर करता है। जी। सेकेंड जो क्वेश्चन है लाइक अ कंजेनिटल डिजीज, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब मैंने कहा था कि क्या इसमें कवर होता है या क्या कवर नहीं होता है, तो एक जो कंजेनिटल पार्ट जिसमें बोला जाता है कि जन्मजात बीमारी, जी, हो सकता है ये डायग्नोज बाद में हुई हो कि आज किसी व्यक्ति ने पॉलिसी ली है, बच्चा उसके साथ ऐड है, पर ये जो डिजीज है वो डायग्नोज आफ्टर 5 ईयर 6 ईयर 7 ईयर या और काफी टाइम बाद हुई हो, मालूम भी नहीं पड़ा हो। तो क्या ये चीज कवर करेगी? नहीं, ये कवर नहीं की जाती है। ये कंजेनिटल जो डिजीजेस होती हैं, लाइक इसको मैं ऐसे लाइक एपिलेप्सी हुआ, मुझे मालूम है कि पहले से है या मतलब मालूम ही नहीं है वो है, जन्मजात में अगर उसने लिखा हुआ है कि दैट इज डायग्नोज ऑन अ कंजेनिटल, ये बच्चे को जन्म से ही हुई है, तो वो चीज़ें कवर नहीं की जाती हैं। ओके। पर कुछ चीज़ें हैं जो कि इसमें कवर की भी जा सकती हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में इन चीज़ों को और ऐड किया जा सकता है, पर आज के समय में जो कंजेनिटल डिजीज होती हैं दैट विल बी नॉट कवर्ड बाय एनी इंश्योरेंस पॉलिसी। ओके। तो मैं समझता हूँ निर्देश जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल चुका होगा। चतुर्वेदी साहब, अब एक बात होती है कि हमने पॉलिसी तो ले ली, हमने निवेश तो कर दिया जी, अब हमारी अभिलाषा वही जो आपने कहा कि दिल मांगे मोर, तो टैक्स बेनिफिट की तरफ हमारी इच्छाएं जो है बढ़ जाती हैं कि हमने तो निवेश कर दिया, क्या हमें कोई टैक्स बेनिफिट भी इस पर मिल पाएगा क्या? तो आपने जो ऑप्शंस बताए उसमें निवेश करने के बाद हमें टैक्सेशन की क्या बेनिफिट्स हैं? देखिए, टैक्सेशन के बेनिफिट्स ये आप मान के चलिए कि जो भारत सरकार है वो निवेश को प्रोत्साहन देना चाहती है, इसलिए निवेश के ऊपर आपको जो प्रॉफिट होता है उसके लिए टैक्सेशन जो है कंसेशनल रखा है, बेटर रखा है एज़ कम्पेयर टू आपको जो बैंक से जो ब्याज मिलता है, आपको जो तनख्वाह मिलती है, उसके ऊपर जो आप टैक्स देते हैं उसके कंपेरिजन में बैंक्स में आपको जो गेन होता है उसके ऊपर टैक्स कम होता है। तो पहले तो यहाँ इसका फंडामेंटल आपको बताऊँ कि आपको जो बैंक से ब्याज मिलता है, आपको जो इनकम होती है बाय वे ऑफ सैलरी एंड अदर, वो आपकी इनकम कहलाती है। लेकिन यदि म्यूचुअल फंड में आपको कोई गेन होता है, या आपने कोई घर बेचा और उससे आपको कोई गेन हुआ, या आपने कोई शेयर खरीदा और उसको बेचने से आपको जो प्रॉफिट हुआ, लॉस भी हो सकता है, तो प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है उसको कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस कहते हैं। पहले तो टर्मिनोलॉजी बदल गई यहाँ पे कि उसको कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस कहते हैं। एक दर्शक जुड़ चुके हैं, राजा श्रीवास्तव जी भोपाल से। राजा श्रीवास्तव जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, नमस्कार सभी लोगों को, नमस्कार सर जी, प्रश्न पूछिए आप। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर मेडिकल पॉलिसी में जो एंट्री लेवल के लिए जो एज निर्धारित करी गई है वो सर अलग अलग प्राइवेट कंपनीज मैक्सिमम 60 या 65 ईयर तक का ही देखता हूँ कि 65 ईयर से ज्यादा है उनकी एज। तो बहुत सारी मेडिकल कंपनियां मुझे नहीं देती हैं मेडिकल क्लेम, मतलब पॉलिसी ही खरीदने नहीं देती हैं। LIC मैक्सिमम 65 है, स्टार हेल्थ मैक्सिमम जहां तक है 75 है। तो सर ये 99 ईयर्स का अभी एक एक्सपर्ट सर ने बताया था, वो क्या कंफ्यूजन है? जी, पुनीत जी, मैं समझता हूँ ये प्रश्न आपके लिए है, और इनका जो प्रश्न है कि 65 की एज के ऑनवर्ड इंश्योरेंस ले पाना जरा मुश्किल हो जाता है, तो आप इन्हें क्या सलाह देंगे? अगर मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को नाम को लेकर डिस्कस करता हूँ तो संस्था है जिसमें मतलब अपन जो है केवल एक नॉर्मल बात करता हूँ, तो जैसे सर ने कहा कि स्टार हेल्थ है या LIC, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ LIC वो मेडिक्लेम में नहीं काम करता है, दैट इज़ अ जीवन बीमा, और उसके अंतर्गत वो काम करता है। बट हाँ, सर को मैं बताया तो अगर आप किसी अपने अभिकर्ता से अगर उसको डिस्कस करते हैं तो आज के समय में ऐसी पॉलिसियाँ अवेलेबल हैं जो मोर देन 70, 75, 80, इवन 90 ईयर्स तक के भी व्यक्ति को कवर कर रही है। हाँ, ये मैंने जैसे इसके लिए आपको अपने सलाहकार से संपर्क करना, सलाहकार से एक बार आप संपर्क करना चाहेंगे तो वो आपको इसके बारे में थोड़ी ज़्यादा जानकारी दे देगा, या आप ऑनलाइन भी इसको एक बार कंपेयर कर सकते हैं। हम लोग पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी होते हैं जहाँ पे वो व्यक्ति देख सकता है कि किस व्यक्ति की उम्र को, अगर वो मेरी फादर की उम्र सपोज 70 ईयर है तो क्या मैं कौन सी पॉलिसी उनके लिए बाय कर सकता हूँ, कंपेयर करें। देन जो बेसिक है वो अपने जो सलाहकार व्यक्ति है उससे डिस्कस करें, क्योंकि वो जो आपको जानकारी देगा। देखिए नॉर्मली क्या होता है, ऑनलाइन हम लोग लेते हैं पॉलिसी चीज़ लेते हैं, बट जो टर्मिनोलॉजी रहती है ना
हम उसको सिर्फ रीड आउट कर मार्केट में पॉलिसीज अवेलेबल हैं 65 प्लस एज के लिए भी। आपको अपने सलाहकार से संपर्क करके इसके बारे में जानकारी लेनी होगी। अब हम टैक्सेशन की बात कर रहे थे चतुर्वेदी साहब, वो जो है बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है और कई बार जो है हम लोगों की इच्छा भी रहती है कि टैक्स में क्या। यस जी, टैक्स देखिए है, टैक्स इवेशन इज एन इविल, रादर क्राइम, आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन टैक्स प्लानिंग आपका अधिकार है। तो यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो अपन इक्विटी की बात करते हैं क्योंकि उसी में ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। तो वहाँ से यदि हम बात शुरू करें तो इक्विटी के अंदर आपको जो भी गेन होता है, जो भी प्रॉफिट होता है, वो कैपिटल गेन कहलाता है और इस कैपिटल गेन पे आपको टैक्स देना होता है। अब ये टैक्स किस प्रकार से इसकी गणना होती है? जो आपको गेन हुआ है दो भागों में बांटा जाता है, शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन। 12 महीने तक, एक साल के अंदर अंदर जो भी गेन आपको होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है और इसके ऊपर आपको 15% के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। ये जो 15% टैक्सेशन है, 15% टैक्स है, ये आप किस टैक्स स्लैब में उससे इसका लेना देना नहीं है। आप किसी भी इरेस्पेक्टिव ऑफ योर टैक्स स्लैब, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी एक साल के अंदर अंदर आपने कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, प्रॉफिट बुक कर लिया है, या आपने कोई शेयर खरीदा है और उसको बेच के प्रॉफिट बुक किया है, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा और इसके ऊपर 15% की दर से इरेस्पेक्टिव ऑफ योर टैक्स स्लैब आपको पेमेंट करना पड़ेगा। चलिए आप एक साल से, हाँ प्लीज़। नहीं, अब जो है पुनीत जी से भी इस बारे में बात कर लेते हैं कि टैक्स संबंधी जो है क्या छूट मिल सकती है अपने को। सर मेडिक्लेम में जो टैक्सेशन की लिमिट है दैट इज अंडर सेक्शन 80D आती है। उस 80D के अंतर्गत आपको हम लोगों ने दो तरह के भागों में बांटा हुआ है। फर्स्ट बिलो 60 एंड देन सेकेंड इज अबव 60। अगर बिलो 60 अगर आपने अपने कोई मेडिक्लेम में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या मेडिक्लेम लिया हुआ है तो आप 25,000 तक का जो अपना टैक्स है वो उसमें आप सेव कर सकते हैं। सेम दैट इज़ अगर वो व्यक्ति की एज 61 एंड अबव है तो वो वहाँ पे 50,000 रुपीज़ तक का अपना जो है टैक्स स्लैब्स के अंदर इसमें अपना सेव कर सकता है। वो आप दर्शकों को क्या सजेशन देना चाहेंगे हेल्थ इंश्योरेंस की अवेयरनेस के बारे में? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगा कि हेल्थ इंश्योरेंस नाउ इज़ अ बेसिक नीड्स। यह आपके टाइम के एक विलासिता की वस्तु नहीं रह गई है जी। ये आज के आपकी जो बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप जब इस पॉलिसी को लेते हैं तो समझदारी से लें, किसी ऐसे व्यक्ति से लें जो इसको पूर्ण रूप से आपको जानकारी देता है। क्योंकि आज आपने पॉलिसी एक नाम मात्र की ना ले कि मेरे पास एक मेडिक्लेम पॉलिसी है, जब तक है आपको उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होगी तो आपके फ्यूचर में जब क्लेम्स के टाइम में आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। सो मेडिक्लेम इज़ अ बेसिक नीड, आप उसको लें। नई नई बीमारियां, महामारी फिर से स्टार्ट हो जाती हैं, कभी भी आ जाती हैं, तो आप अपनी जो सेविंग है वो क्यों खर्च करना चाह रहे हैं? यू कैन ट्रांसफर योर रिस्क टू द इंश्योरेंस कंपनी ना। आप अपनी एक जो रिस्क है वो एक नॉर्मल अमाउंट को देके वो आप ट्रांसफर कर दो एक इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, वो देखेगा आपको। आप अपने एक मेंटल फ्री रहेंगे आप। विश्वनाथ जी, अब आपसे जो है हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को क्या कहेंगे कि निवेश के बारे में किस तरह से सावधान रहें और क्या करें संक्षेप में? बहुत संक्षेप में बताऊंगा। पहले तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 साल से ऊपर है तो 1 लाख तक उसमें आपका जो गेन है टैक्स फ्री है, उसके ऊपर जो बचता है उस पर आपको सिर्फ 10% से टैक्स देना है। जहाँ तक निवेश का सवाल है, कुछ चीज़ें हैं जो हमने स्क्रॉल में भी चलाई है कि आपका निवेश जो है डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। सभी अंडे एक टोकरी में नहीं रखना, कहावत है। यदि आपने एक ही जगह रखा है तो ठीक नहीं है। कहीं भी आपको म्यूचुअल फंड के बारे में हमने बताया, सुन के आपको बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन गन्ना मीठा है तो क्या जड़ से खा जाएंगे? सारा पैसा आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डाइवर्सिफाइड करना चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा, इन्वेस्ट राइट, सिट टाइट। आप सोच समझ के इन्वेस्ट करें और उसमें इन्वेस्टेड बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग स्टूडियो में पधारे और आपने खूब ढेर सारी जानकारियाँ दी। थैंक यू। थैंक्स। तो आपने देखा है इस प्रकार से कि हेल्थ और वेल्थ दोनों जो है इम्पॉर्टेंट है। हेल्थ को हम ना अवॉइड कर सकते हैं और ना ही वेल्थ क्रिएशन को। ये दोनों चीज़ें जो है सिक्के के एक पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जिन पर हमें फोकस करना चाहिए। और वेल्थ बना करके ऐसा नहीं है कि हमें हेल्थ को इग्नोर करना है। कई बार हम हेल्थ को संभालने के लिए अपनी बनाई हुई वेल्थ को भी बिगाड़ देते हैं। तो इसलिए हेल्थ और वेल्थ पर बराबर ध्यान दें। अगले सप्ताह फिर हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, चर्चा को जारी रखेंगे। नमस्कार।